नमस्कार। चर्चा में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और आज हम चर्चा करेंगे इशरत जहां को लेकर के, जिसको लेकर राजनीति पिछले 10-12 सालों से गर्मा रही है। इशरत जहां आतंकवादी थी या नहीं, एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर के हलफनामे बदले गए केंद्र सरकार के द्वारा और उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जिस मुठभेड़ में वो मारी गई वो मुठभेड़ सही था या नकली था। आज विवाद इस बात को लेकर के है कि जो हलफनामे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बदले गए थे उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी। पहले ये बताया गया था कि जो दूसरा हलफनामा दायर किया गया अदालत में वो सीधा सीधा गृह मंत्री पी चिदम्बरम के निर्देश पे किया गया था, और अब आरटीआई के जरिए एक टीवी चैनल ये जानकारी प्राप्त की गई है कि पहला हलफनामा जिसमें ये बताया गया था कि मुमरा की वो लड़की इशरत जहां का आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौयबा से संबंध है और उसका सीधा मकसद था गुजरात के तत्कालीन मंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना, और वो एक आतंकवादी है। लेकिन उसके 2 महीने बाद हलफनामा बदल दिया गया और ये कहा गया कि वो बिल्कुल निर्दोष है और किसी भी आतंकवादी संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों में ये बात आई पहली बार के गृह मंत्री जो उस समय पी चिदम्बरम थे उनके इशारे पे ये किया गया, और तत्कालीन गृह सचिव जी.के. पिल्ले ने तो साफ साफ कहा था कि उनको भी इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया और सीधा सीधा नोट बना करके गृह मंत्री के यहाँ से उनके यहाँ आया था। लेकिन अब ये जानकारी मिली कि जो पहला हलफनामा 51 पृष्ठों का दायर किया गया था वो भी उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम की ही सहमति और उनके हस्ताक्षर से किया गया था। तो फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि उसको बदलने की ज़रूरत पड़ी। चिदम्बरम ने कहा है कि नए तथ्य आए थे और पहला हलफनामा जो था वो इनकम्प्लीट था, यानी पूरा नहीं था, और इसलिए नए हलफनामे की ज़रूरत होती है और एक वकील के रूप में जो एडिटोरियल के रूप में शुद्ध किया जाता है वही काम उन्होंने किया था। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इशरत को लेकर राजनीतिक कसरत और इस बहस में शामिल है RSN सिंह जो कि पूर्व रॉ अधिकारी हैं, हमारे साथ के राय हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जय शेरगिल हैं, जयवीर शेरगिल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शेरगिल जी, आप बताएं कि कांग्रेस पे जो आरोप लग रहा है कि सीधा सीधा राष्ट्रीय हित के साथ गद्दारी की गई है, एक राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से आपने पूरे राष्ट्रीय हित के साथ समझौता किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया। पहला हलफनामा भी गृह मंत्री ने देखा 51 पृष्ठों का था, और फिर 2 ही महीने के बाद एक क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी हो गई या क्या कौन सी ऐसी बात हुई कि उसको बदलना पड़ा? सुधांशु जी, 3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले बात आपने शुरू की कि कांग्रेस पार्टी ने क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किया या कुछ किया। सबसे पहले साफ कर दूं, कोई भी सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, मौजूदा गवाह है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस बात की गवाह है कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवादी और आतंकवाद खत्म करने में आज अव्वल नंबर पर है। पिछले ही साल 86% इंक्रीज हुआ है कैजुअलिटीज में। दूसरा, अब आ रहा हूं इशरत जहां पे, सिर्फ इशरत पे जी अब आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई, कम हुआ वो मैं आपने आरोप लगाया था कांग्रेस ये करे इसलिए कर दूसरा आरोप नहीं लगा, मैंने तो तथ्य रखे हैं कि हलफनामे बदले जी। अब आ जाता हूं हलफनामे पर स्पेसिफिकली कि क्या चार्ज है और क्या असलियत है। सबसे असलियत तो यह भारतीय जनता पार्टी एक कानूनी मसले का राजनीतिकरण कर रही है और सनसनी पैदा कर रही है। क्या आज हमें अपनी न्यायालय पे क्यों विश्वास नहीं है? क्यों हम न्यायालय के फैसले से पहले इन लोगों को निर्दोष ठहराना चाहते हैं? क्यों? क्या ऐसी बात है श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी कि उनको आज विश्वास नहीं रहा? तीसरा, अब आ जाइए हलफनामे पे। मैं आऊंगा कि बदला नहीं गया, पर उससे पहले डिवीजन बेंच हाईकोर्ट का इस केस को 2011 से 2013 तक मॉनिटर कर रहा था। एसआईटी की फाइंडिंग के बाद इस केस में एफआईआर रजिस्टर हुई है। क्या यह कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है श्री पी चिदम्बरम के हलफनामे के बेसिस पे हुई है? नहीं, ये दर्शकों को वो आतंकवादी थी या नहीं थी इसका फर्जी मुठभेड़ के मामले से और जो एफआईआर में कोई लेना देना नहीं है। पहला। दूसरा, पहला एफिडेविट क्या कहता है? पहला एफिडेविट कहता है कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट थी कि वो एलईटी की मेंबर है। दूसरा आके कहता है वो हैं या नहीं है, इस बिना पे हम सहमत नहीं है कि गुजरात पुलिस उनको एक फर्जी मुठभेड़ में मार दे, क्योंकि हमारा संविधान और कानून चाहे कोई आतंकवादी हो भी उनको यह साबित करना पड़ेगा कि आत्मरक्षा में माना गया। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का लाइसेंस नहीं देती कि आप कानून हाथ में लीजिए और फर्जी मुठभेड़ में। अगर ये टेस्ट है, सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, अगर ये टेस्ट है, आज स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट 1000 लोगों की होगी,
हजारों कैदी जेलों में बैठे हैं, जेल खोलिए, उनको चौराहे पे लाइए, गोली मार दीजिए। आपको कानून में भारतीय जनता पार्टी ने जोश, आक्रोश, कांग्रेस की निंदा करने में सब कुछ बोल दिया, चिदम्बरम जी ने ये किया वो किया, पर आज 4 साल हो गए, कोर्ट के सामने ये बात नहीं रख पाए कि आत्मरक्षा में मारी गई। देखिए शेरगिल जी, ठीक है, ये तो आपका कहना सही है कि कोई आतंकवादी हो, अपराधी हो, कुछ भी हो, उसको आप सीधा सीधा जो है सो मार नहीं सकते हैं। कानून की प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, संविधान अधिकार देता है, आर्टिकल 21 है, 14 है, सब में अधिकार मिलता है। लेकिन क्या ये जो आप कह रहे हैं वो तो अदालत तय करेगी कि वो जो है सो नकली मुठभेड़ थी या असली मुठभेड़ थी, लेकिन किसी को जो आतंकवादी है या नहीं है और उसको जबरदस्ती ये बताया जाए कि वो निर्दोष है, इसका क्या औचित्य? ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई आतंकवादी है और उसको निर्दोष बताए जाने की पूरी कवायद जो है सरकार कर रही है और उसका एक राजनीतिक जो है उसके मायने हैं। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। ये दोनों एफिडेविट मेरे पास पड़े हैं और दूरदर्शन की रिसर्च टीम भी बहुत अच्छी है। दोनों एफिडेविट स्क्रीन पे खोलिए, किसी भी एफिडेविट पे कांग्रेस पार्टी ने इशरत जहां को कोई चरित्र प्रमाण नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आतंकवादी नहीं थी और आपने उनको गलत मारा। सेकंड एफिडेविट अंग्रेजी में कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट कंसर्न्ड विद द मेरिट्स ऑफ द एक्शन टेकन बाय द गुजरात पुलिस and anything stated in the earlier effort was not intended to support or justify the action of the state police। कि हमारी इंटेलिजेंस इनपुट का मतलब ये नहीं कि आपके पास लाइसेंस आ गया आप किसी भी जाको मार दीजिए। आपको तहकीकात करनी चाहिए थी, आपको ये साबित करना चाहिए था कि आपने आत्मरक्षा में मारा है। केंद्रीय सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस भी हो, किसी भी स्टेट पुलिस को ये लाइसेंस नहीं दे सकती। वो अपूर्ण थी और उसके बाद आपको बदलना पड़ा। अश्विनी उपाध्याय आप बताएं। देखिए, पहली बात तो आप इसको पूरा हुआ एपिसोड, इसकी आप बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन जी कहते हैं, मतलब किस हद तक कहते हैं जरा आप समझिए। पहली बार कुछ मैं आपको ऐतिहासिक उनके कोट बता रहा हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। फिर आप बस 1 मिनट लगेगा जी। देश के गृह मंत्री शिंदे जी कहते हैं कि भारत में हिंदू आतंकवाद है, जबकि उसके पहले तक ये होता था कि भारत में कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, न हिंदू होता है मुसलमान। लेकिन सबसे पहले शिंदे जी ने बोला नहीं, हिंदू आतंकवाद आ गया है। याकूब मेनन को दिग्विजय सिंह साहब निर्दोष बता देते हैं। और जब सबसे आश्चर्य हुआ कि जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो सोनिया जी फूट के रोई। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, मैं आतंकवाद पे आ रहा हूं, इसरत पे आ रहा हूं। जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, आप सबने बताया, देखा था, सलमान खुर्शीद जी के सामने फूट के रोई थी। इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी की नीति टोटली डिवाइड एंड रूल और लाई एंड रूल, ये 2 पॉलिसी इनकी रही है। ठीक है, नहीं आपको कांग्रेस में हमला करने के बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे। अभी आप अपने विषय पे सीमित रखें। इसरत पे क्या हुआ, डेविड हेडली कहता है कि ये लश्कर तोयबा के सदस्य है, अमेरिका से वो इनपुट देता है। और जब मारी गई तो लश्कर तोयबा ने अपने बाकायदा वेबसाइट पे डाला, तो दावा गजवा टाइम्स में भी लिखा और श्रद्धांजलि दी। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि नहीं वो आतंकवादी नहीं थी, इसका मतलब या तो आईएसआई के इशारे पे बोल रहे थे या लश्कर तोयबा के इशारे पे बोल रहे थे। किसके इशारे पे बोल रहे थे, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात। और जबकि पहला एफिडेविट जो उनके साइन से हुआ है, एक पहले वाले में कहते हो दोनों उन्हीं के दस्तखत से हुआ, दोनों उनके दस्तखत से हुआ। इसका मतलब इसमें चिदंबरम भी मुझे लगता है कि पूरी तरीके दोषी नहीं है, क्योंकि पहला एफिडेविट तो उन्होंने बोला था आतंकवादी है। इसका मतलब सोनिया जी के इशारे पे, क्योंकि कांग्रेस में जो बाकी लोग तो कठपुतली हैं, सारी डोर होती है सोनिया जी के हाथ में। केवल और केवल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो एफिडेविट बदला गया है, ये चिदंबरम जी अपने मन से नहीं बदले हैं, ये सोनिया जी की वजह से बदला गया। को जो है जो क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने पाप किया है, उन्होंने गद्दारी किया है, उन्होंने देश के साथ वफादारी नहीं किया है, उन्होंने कोई देशभक्त वाला काम नहीं किया, उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। वो राष्ट्र के सेवक नहीं है, वो सोनिया जी के सेवक है। मैं फिर से कह रहा हूं जी। लेकिन वो पूरी तरीके से जो उन्होंने काम किया, इतना घृणित काम किया, इतना पाप का काम किया है, ये सोनिया जी के कहने पे किया है। इस पाप में केवल चिदंबरम जिम्मेदार नहीं है, सोनिया जी उतनी जिम्मेदार है। आप ये देखिए, आपकी पार्टी की ओर से वक्तव्य आया है, निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो पार्टी की ओर से वक्तव्य आ गया, इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत संक्षेप में हाँ वीर शेरगिल आप बताएं, ये आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं कही गई। अरे ये तो जीके पिल्ले ने साफ साफ कहा कि मुझे दरकिनार करके ये पूरा जो है हल्फनामा तैयार किया गया था, और बाद में मेरे पास जब गृह मंत्री ने बना लिया तब मेरे पास आया कि इसको जो है सो अदालत में दाखिल करना है। अरे साहब, एक अधिकारी को सिगरेट से जलाया जाता है, सोचिए जरा इन्होंने क्या क्या हालत कर रखी है। एक अंडर सेक्रेटरी आईपीएस रैंक का इतना सीनियर अधिकारी, उसको एफिडेविट बदलने के लिए सिगरेट से जला रहे हैं, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ ठीक है। 3 बातें उठाई और तीनों का जवाब दूंगा।
सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता को आपके इस शो पे चैलेंज करता हूं, कोई कागज दिखा दिया जाए जहां पे श्री पी चिदम्बरम ने कहा वो आतंकवादी नहीं थी और जो गुजरात पुलिस ने किया वो सही या गलत, ये दिखा देंगे, मैं अपना केस यहीं छोड़ दूंगा। पहला। दूसरा, क्या बदला गया फिर? एक मिनट, मैंने आपको सर मैंने टोका नहीं, अगर ये डिबेट ऐसे चलनी मैं भी चीख सकता हूं जब आप बोल रहे हो। बोलिए। दूसरी बात, आतंकवाद को धर्म से जोड़ना और धर्म को आतंकवाद से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप भूल गए गुजरात में मुसलमानों को आपने एक मॉक ड्रिल में टेररिस्ट मुसलमान भाइयों को दिखाया था, उस बात को देर नहीं हुई। तीसरा, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइन खींच लीजिए, आपका राष्ट्रवाद दहलीज पे आके दम तोड़ देता है जब सत्ता की बात हो। पीडीपी पाकिस्तान को शुक्रगुजार कर रही है, अकाली दल खालिस्तान को छुड़वा रही है और राजनाथ सिंह उस पर कर रहे हैं। अजमेर बिलास, मालेगांव, मेका और समझौता एक्सप्रेस में आरएसएस के लोग के नाम है। अब आखिरी, अब इस कानूनी मसले पे सारे मुद्दे ले आएंगे तो बहस होगी। अब कानूनी मसले पे आता हूं। अहम सवाल ये है जो इस शो पे आपको पूछना है और इनको जवाब देना चाहिए, क्या आज भारतीय जनता पार्टी न्यायालय की सोच पे सवाल उठा आप रही है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले हलफनामे और दूसरे हलफनामे में क्या फर्क है? फर्क है ये, क्या फर्क है? मेरे पास दोनों है, मैं आपको बता। क्या पहला एफिडेविट ये कहता है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट थी कि वो एक एलईटी की मेंबर है और हमने इनको इंटेलिजेंस इनपुट दी, वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। दूसरा एफिडेविट कहता है हाँ हम मानते हैं हमने इनको इंटेलिजेंस इनपुट दी, पर इस इंटेलिजेंस इनपुट के बिना पर हम जो गुजरात पुलिस ने किया है हम उसकी मंजूरी नहीं दे सकते। और उसके बाद सीबीआई को आईबी के पीछे लगा दिया और ये कहा कि आपने खुफिया एजेंसी को कटघरे में खड़ा करके सीबीआई से ये कहा कि इन पर भी मुकदमा चलाइए क्योंकि उन्होंने ऐसा इनपुट दिया। तीसरा और एफिडेविट, ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि सीबीआई आईबी के खिलाफ मुकदमा चलाए। एफिडेविट की बात सुनिए। एफिडेविट तीसरा, क्योंकि ये देश का कानून है कि केंद्रीय सरकार की इनपुट पे पुलिस किसी की भी हत्या नहीं कर सकती। और अब जाके पिल्लई साहब की बात उठाई ली और मनी जी की, ये भाई एक मिनट सर, आप टोकने आधे घंटे का नहीं मनी जी ने ये तो कहा, मनी जी ने ब्यूरोक्रेट की बात करते, मनी जी ने तो ये भी कहा था भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट अटैक के लिए जिम्मेदार है, इन्वेस्टिगेट कीजिए। जीएस पिल्लई 6.5 साल चुप रहे, फिर उनको अदानी में नौकरी मिल गई। क्या वो अदानी में नौकरी लगने का अपना कर्ज अदा कर रहे हैं? आप दोनों की बात हो गई नहीं, अश्विनी जब ये रहे। हाँ, आरसन सिंह साहब आप बताएं, आप इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि खुफिया तंत्र किस तरह से काम करता है और जो भी रिपोर्ट उसके बारे में, वही इशरत के बारे में आप क्या कहेंगे और गृह मंत्रालय ने जो काम किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट के इससे हैसियत से मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर उस समय की आप पूरा ये रीजन का अगर एक उसका अगर गौर करें तो ये सब कॉन्टिनेंट का, तो आप देखेंगे कि जब ये अफ़गानिस्तान वाली जो ये लड़ाई शुरू हुई तो ये टेरर को हर कंट्री मैनिपुलेट करने लगा पॉलिटिक्स में। बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, उसमें आपको मालूम है, जिसमें कहा जाता है कि मुशर्रफ का भी हाथ था। किससे करवाया? वही दहशतगर्दी तंजीमों से। बांग्लादेश में आपको याद होगा, वहाँ शेख हसीना को मारने की कोशिश की गई खालिदा जिया के लोगों के द्वारा। वहाँ पर इतना मैसिव क्रैकडाउन हुआ है जो कि हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ये जमायत इस्लामी को बैन कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई और उसी का वही कल्चर यहाँ पे भी आया उस समय। अब देखिए, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स, मैं इसमें किसी एक पार्टी का नहीं है करूँ, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक में इशरत जहाँ, दोनों इशरत जहाँ और ये अपना जो कर्नल पुरोहित जो है, दोनों केसेस में बाहर की जो एजेंसियां हैं उन्होंने प्रोवन इनपुट्स दिए। एक में कहा कि इशरत जहां लश्कर तोयबा की ऑपरेटिव थी, डेविड हेडली की वाइफ ने ये कहा, और बाकी जो वहाँ पे जो आपने बताया जो लश्कर तोयबा का जो मैगजीन है वो सब आया, वो सब मालूम है। और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये उसकी ऑपरेटिव थी, आपने कहा नहीं है। पुरोहित के केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये नहीं था, उसमें भी यही कॉमन प्लेयर्स हैं, डेविड हेडली है, बाकी वही तमाम जो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये है, यूएस स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा ये नहीं था और आप बार बार कह रहे हैं कि है। तो आप देख लीजिए कि कितना मतलब ये क्या कंसिडरेशंस हो सकते हैं। लेकिन किसी रिपोर्ट को मानने या खारिज करने का कोई आधार तो सरकार के पास होना चाहिए। सरकार कैसे काम करती है? दूसरी बात क्या है कि आपने अब मेरे इंटेलिजेंस बैकग्राउंड का हवाला दिया, तो मैं आपको इतना कह रहा हूं कि द मोमेंट
जब ये एमएचए से डील करने ये आईबी आ गया और एमएचए आ गया इस पूरे लूप में, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज एन इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में जब हम एक सुसाइड बॉम्बर से डील करते हैं तो जब तक वो सरेंडर नहीं करता है कोर्ट्स का कोई जरिस्डिक्शन नहीं। अगर सरेंडर करता है श्योर इनफ यू कैन टेक कि आपने ये सरेंडर किया था, आपने मारा क्यों, ये मेरे जजमेंट पे छोड़ दीजिए ना कि आखिर वो इशरत जहां लखनऊ गई, लखनऊ से वहां होटल में नाम बदला, सैटेलाइट फोन यूज कर रही थी, पूरे देश में प्रणेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख के साथ ठहरती रही, पति पत्नी बन के वो सब। अब मेरे जजमेंट पर अगर आप छोड़ दीजिए कि भाई मेरे को इनपुट मिल रहा है कि जब वो पिस्टल इसके लिए प्रोक्योर किया जा रहा था उस समय भी ये शामिल थी। तो एक सुसाइड बॉम्बर के साथ कैसे डील करना है ये तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए अभी पटना में मैं उस समय था, उस रैली में मोदी साहब की जब रैली था, मैं क्यूरियोसिटी से हम उसमें तो वहाँ पे जब ये पटना रेलवे स्टेशन पर सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहा था, ही ब्लीव हिमसेल्फ अप बाय एक्सीडेंट, लेकिन अगर उसको वहीं कोई गोली मार देता तो क्या उसमें गलत होता? और आज भी ये मामला खत्म नहीं हुआ। ये इनके वीआईपी हो चाहे बीजेपी के देखिए कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। अगर ये लगता है कि ये तुरंत हमला करने जा रहा है नहीं और सर, नो सर, मारे जाएंगे, नो सर, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू। कानून का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एक सुसाइड बॉम्बर के साथ डील करने में जब तक कि वो सरेंडर नहीं करता है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी ये होगा। राय से हम के राय से हम बात नहीं, आज भी मैं यही देखो सर, ऐसे ये आप कानूनी हम लोग लॉयर नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉमन मैन लॉ भी बड़ा लॉजिक पे होता है, कॉमन सेंस ही होता है, कॉमन सेंस होता है सर। वो धाराएं हम उतनी नहीं जानते हो, संविधान है आपके पास, भारतीय दंड विधान है। देखिए प्रॉक्सी वॉर को डील करने का ये हम सब को मालूम है कि ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अगर इस तरीके से नेशन का रिजॉल्व नहीं देखिए साहब, ये तो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी को वो भी विक्टिम हुए सुसाइड बॉम्बर का। अगर उसको पहले ही प्रीएम्प्ट किया जाता, और मैं आपको बता दूं, ये इंतजार कीजिएगा कभी इस मुंह से कुछ निकलेगा, वो प्रिवेंट किया जा सकता था। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम के राय से कानूनी मसले पे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है, हाँ? किससे मिलने जाना है? हाँ, 100 रुपए लिए लौटा दूंगी। अब
बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? इसके लिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की पढ़ो परदेश स्कीम के तहत जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1-800-11-2001 पर भी कॉल कर सकते हैं। अब परदेस जा सकते हैं पढ़ने को। सबका साथ, सबका विकास। 14 अप्रैल अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। पहली बार राजपथ पर अंबेडकर जी के जीवन परिचय से संबंधित एक झांकी निकाली गई थी। डाक टिकट जारी किए, 10 रुपए और 125 रुपए का सिक्का जारी किया। भारत सरकार ने 15 जनपद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया। 26 अलीपुर रोड अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण स्थल है, वहाँ 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, इन 5 तीर्थों को सुरक्षित रखने और भव्यता प्रदान करने का निर्णय किया है। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अंबेडकर जी की जयंती समरसता दिवस के रूप में हमेशा मनाने का निर्णय लिया है। अभिनंदन आपका एक बार फिर से। हाँ कामेश्वर जी, आप बताएं, कानूनी पक्ष को देखते हुए हलफनामा बदला जाता है, लेकिन उसके एक विशेष कारण होते हैं, विशेष परिस्थितियां होती हैं। और जैसा कि सिंह साहब कह रहे थे कि कोई क्षेत्राधिकार अदालत का या किसी कानून का नहीं होता है जब तक कि वो आत्मसमर्पण न कर दे या पकड़ा न जाए। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, एफिडेविट की एक सैंक्टिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नॉर्मल सिचुएशन में एफिडेविट पे ही मुकदमे तय किए जाते हैं और ये माना जाता है कि अगर कोई एफिडेविट फाइल किया गया है और सरकार के द्वारा फाइल किया गया है तो पूरी सच्चाई उसमें बयान की जाएगी। अगर उस पे सवाल उठ रहे हैं तो ये दुखद बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये रूल ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज करेगा, जुडिशियल सैंक्टिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। जहां तक गलत हलफनामे का सवाल है, इसको बहुत ही सीरियस ढंग से लिया गया है, आईपीसी में लिया गया है। एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 11, 197 से लेकर 214 तक धाराएं दी हुई हैं, जहां पर अगर फॉल्स एफिडेविट दिया जा रहा है तो उसमें पनिशमेंट्स की व्यवस्था है। नहीं, सीआरपीसी में 340 में तो साफ-साफ कहता है। में परजरी के लिए है। कंटेम्प्ट में 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, वहां पर भी दिया हुआ है कि अगर कोई झूठा बयानी की जाता है जो कोर्ट के प्रोसीडिंग से इंटरफेयर करता है तो ये कोर्ट की अवमानना है और कोर्ट ने इस पे पीछे एक्शंस भी लिए हैं। तो अगर एफिडेविट को लेकर के किसी तरह से कंट्रोवर्सी है और कुछ गलत बयानी हुई है सरकार द्वारा तो ये दुखद बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या आपके हिसाब से ये जो कह रहे हैं अब मानना या परजरी गलत बयानी का मामला बनता है? अगर कोर्ट ये मानती है कि कोर्ट को मिसलीड किया गया है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा और ये परजरी का भी मामला होगा, दोनों होगा। लेकिन ये परजरी में मुझे तो बहुत जानकारी नहीं, आपको पता होगा, कोई आज तक तो मैंने देखा नहीं कि कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केसेस में सरकार ने गलत एफिडेविट फाइल किया था। हरियाणा सरकार ने किसी केस में किया था, एक जगह और भी हुआ था। तो जहां कोर्ट ने पाया है कि कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की गई है वहां जेल भी दिया गया है। दूसरी बात मैं इसमें पा रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज किया गया है पूरे प्रोसेस में। आपका होम सेक्रेटरी कह रहा है कि उसे कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनसे पूरा जो है उनसे पूरी बातचीत। तो एक दूसरे को दोष दे रहे हैं और ये दुखद बात है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी में कोऑर्डिनेशन और गुड फेथ नहीं है, जिसको कहते हैं कि आप दोनों कोऑर्डिनेट करके और कोई काम करेंगे, तो ये दुखद स्थिति होगी। तीसरी बात मैं देख रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पर एक मैं कॉम्प्रोमाइज होता देख रहा हूं। मतलब राजनीति इस कदर हावी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी उसकी बलि चढ़ रही है। उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज आज के दिन में कर रहे हैं, क्योंकि उस पे बयान आना
किसी भी सरकार का कुछ चीजें मानी जाती हैं कि वहां पर एक समरसता होगी राजनीतिक दलों में। एक मतैक की होगा कम से कम, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे राजनीति नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, आपका विदेश नीति, बहुत हद तक आर्थिक नीति भी, आप छोटे मोटे मतभेद रखते हैं लेकिन ब्रॉडर कॉन्सेंसस लेकर के चला जाता है। आर्थिक नीति को अलग कर भी दीजिए तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये मैं उसे दुखद मानता हूं। आपका मानना है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज के साथ समझौते किए गए हैं। हाँ सिंह साहब, बहुत संक्षेप। एक और चीज जो कानूनी आपने पूछा था वो मैं बता दूं आपको। एक मिनट। हाँ, जहां तक प्रिवेंटिव मेजर्स का सवाल है, अगर जरूरी है तो प्रिवेंटिव मेजर्स में पुलिस एक्शन ले सकती है, उसमें मार भी सकती है। और इसीलिए एक और चीज भी व्यवस्था की गई है कानून के अंतर्गत कि अगर आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उसको किसी तरह से आप उसको लांग रहे हैं, तब भी आपको प्रोटेक्शन है, बिना सैंक्शन के उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। वो तो खैर कानून में सुरक्षा, ये नेशनल सिक्योरिटी और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए। बहुत संक्षेप में समय समाप्त हो गया है। देखिए, दुख की बात ये है कि इस चीज एक लाइन के लिए कि वो टेररिस्ट थी कि नहीं टेररिस्ट थी, बहुत कुछ हिंज करता था। और इस एक लाइन के कारण आप जो कोलैटरल्स इसके हिट किए, वो आईबी को हिट किया, वो एनआईए को हिट किया, वो गुजरात पुलिस को हिट किया, वो होम मिनिस्टर के ब्यूरोक्रेसी को हिट किया, क्या ये जरूरी था? इतना डेस्परेशन क्यों? इतना डेस्परेशन? आखिर इंटेलिजेंसीज का कोई भी इनपुट एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, आपको मालूम है? पता है मुझे। हाँ, तो वो उस पर आपको पोजीशन लेना है। अब एनआईए की रिपोर्ट है, उसका आप एक पैराग्राफ काट देते हैं, क्या मतलब? क्या आप रहने दीजिए ना उसको। एनआईए की रिपोर्ट काटा गई, आपको आईबी के इनपुट को तरीके से निगलेक्ट किया गया है। चलिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इन्होंने सोनिया जी के साथ वफादारी किया, आप आरोप लगा चुके, लेकिन इन्होंने देश के साथ आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड, आतंकवाद और उनकी नोकझोंक मौजूदा सरकार में सबको पता है। इन्होंने सरकार आरएसएस नागपुर से चलती समाप्त हो गया है, जो आतंकवादी हमले करवाता है। तो वो दोनों की तुलना समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। इसलिए सारण सिंह साहब और के राय, शेरगिल जी और अश्विन उपाध्याय, आप सबों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, अदालत में मामला भी लंबित है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात पक्की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक सहमति जरूर बननी चाहिए, एक जिसको कंसेंसस कहते हैं, एक बनना चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। किसको राजनीतिक लाभ होता है, नुकसान होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र रहेगा तभी हम सब रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।